वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो एक अहम खबर थी, और वो ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक कानूनी जंग चल रही है अपना सिंबल रिटेन करने के लिए। इस हवाले से ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उन पर एतराज़ात उठा के ये जो सिंबल है वो जमात से ले लिया था। पेशावर हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सिंगल मेंबर बेंच ने उनके हक में फैसला दिया, फिर एक दूसरे सिंगल मेंबर बेंच ने उसको ओवरटर्न किया। आज डिविजनल जो एक बेंच था उसने ये मामला सुना। ये प्रोसीडिंग जो पेशावर हाई कोर्ट में होनी थी, इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से एक पिटिशन दायर की हुई थी, वो आज सवेरे उन्होंने वापस ले ली। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में मामला सुना जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने उनको इजाज़त दी इसकी। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया तो उन्होंने ये फैसला जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया और कहा कि उनका जो सिंबल है वो उनको वापस दिया जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये भी हिदायत दी कि उन्होंने जो पार्टी लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाली है जिसमें सबके सिंबल्स हैं, वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंक्लूड किया जाए। अब बहुत नज़रें लगी हुई थी सबकी इस फैसले पर। ये फैसला आया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडर्स थे उन्होंने इस हवाले से मीडिया टॉक्स भी की। जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने कहा कि हर महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने की कोशिश की है, और मगर उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज तारीखी फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बल्ला बहाल ना होता तो बहुत मुश्किलात होती। कभी भी किसी भी सियासी जमात से उसका निशान लेना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अब हम परसों तक अपने जितने उम्मीदवार हैं वो फाइनल कर देंगे। बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी बात की मीडिया से। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला करने की रिवायत कायम रखी है, और उनके ख्याल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मगर सवाल अभी यहाँ है कि क्या अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी? क्या वो एक दफ़े दोबारा कोशिश करेंगे इस इलेक्शन को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स करेंगे? इन सब मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर जफ़र साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माहिर कानून हैं, और हमें ज्वाइन किया जहांगीर जदून साहब ने, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, माहिर कानून। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अली जफ़र साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ऑब्वियसली आज आप लोग एक्सपेक्ट शायद कर रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट से फैसला जो है वो आपको आपके हक में आएगा। सर क्या इस वजह से आप लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट में से पिटिशन वापस ली? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आरफा जो पिटिशन थी वो मैंने इसलिए फाइल की थी कि हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने, जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने हमें बल्ला दिया था एक इंटरम ऑर्डर के ज़रिए, एक स्टे ऑर्डर के ज़रिए, और जो दूसरे कुछ दिन बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई एप्लीकेशन फाइल की थी जो दूसरे सिंगल जज साहब के पास लगी थी। उन्होंने बल्ला एक तरह से वो जो ऑर्डर था उसको वापस कर दिया, स्टे ख़त्म कर दिया, और कहा कि आपको बल्ला नहीं मिलेगा, और ये भी कहा साथ के 9 तारीख को आपकी डिवीज़न बेंच के सामने आपका केस है तो उसकी समाअत करें। अब हमें उस वक्त नहीं पता था कि ये 9 तारीख को समाअत होती है कि नहीं, लेकिन हमारा हक था कि हम वो जो सेकंड ऑर्डर था सिंगल जज साहब का उसको चैलेंज करें। हमने चैलेंज कर दिया, लेकिन जब 9 तारीख को समाअत शुरू हो गई अदालत की, तो अदालत ने मेरे से पूछा, कल जब बहस मैंने शुरू की, कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसका आपका क्या ख्याल है कि वो अब चल सकता है? तो मैंने कहा जी वो अब इन्फेक्चुअस हो गया है, क्योंकि फाइनल फैसला तो आप करने जा रहे हैं, इसलिए हम उसको कल विड्रॉ कर लेंगे। तो उन्होंने इस शर्त पे, इस कंडीशन पे कि आप वो विड्रॉ कर लें, आप हम सुन रहे हैं केस, तो वो फिर आज मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी जिससे वो विड्रॉ हो गया। मैं तो पेशावर में था, आज ही वापस आया हूँ अभी, तो इसलिए ये उसका ये इशू है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, आप देखें आरफा के क्लियरली अब ये साबित हो गया है, जो मैं बड़ी देर से कह रहा था, आप जो आइन हमारा
वो भी ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को वो देखे। उनका काम है जनरल इलेक्शंस देखें, प्रोविंशियल असेंबली के, नेशनल असेंबली के, सेनेट के, लोकल बॉडीज़ के, लेकिन जो प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं उनके साथ उनका ताल्लुक नहीं है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 भी ये कहता है, और जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, वो भी ये कहती हैं कि आप नहीं इंटरफेयर कर सकते पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस के साथ। उसके अलावा आपको पता है कि आर्टिकल 17 हमारा बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 17 ये कहता है कि आपको जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको रोका नहीं जा सकता पॉलिटिकल अफेयर से, और सिंबल उनकी एक पॉलिटिकल ज़िंदगी का, उनकी सियासी ज़िंदगी का, एक पॉलिटिकल पार्टी का सियासी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम सतून है। अगर आप उसका सिंबल ले लेंगे तो फिर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो बेकार हो जाएगी, वो अपना काम ही नहीं कर सकेगी, वो तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकेगी। इसलिए वो नहीं लिया जा सकता किसी सूरत में। तो ये कानूनी नुकात जो आज जिसके ऊपर फैसला हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर जाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट तो वो बेशक जाए, लेकिन वो एक एडवर्सरी बन गई है, वो अब पीटीआई की एक मुखालिफ बन गई है। और हमारे पास कानून भी है, आइन भी है, जजमेंट्स भी हैं, तो हमें कोई फिक्र नहीं है कि अब वो अगर ये थ्रेट कर रहे हैं या हमें कह रहे हैं कि हम जाएंगे उधर अपील करने, तो करें, वो उनका हक है, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी तारीख, कोई ऐसी दुनिया। ठीक सर, अगर आप इजाजत दें तो या मैं जहांगीर जदून साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। जी जहांगीर साहब, आपने सुनी अली जफर साहब की बात। सर ही सीम्स कॉन्फिडेंट कि जो कानून है, जो आइन है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पर है। पर सर आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? क्या आपको लगता है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास ये स्पेस होगी और वो इसको एक्सरसाइज भी करेंगे इस राइट को कि वो चैलेंज कर दें इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में? बहुत शुक्रिया आरफा। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करना, ओनली पीटीआई, कि इलेक्शन जो होते हैं वो फेयर होते हैं इंट्रा पार्टी या नहीं होते। दूसरी चीज़ इसमें है कि अगर इलेक्शन फेयर नहीं होते तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतनी इंटरफेरेंस कर सकता है कि किसी पार्टी से उसका सिंबल जो है ले ले। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो लीगल चीज़ें हैं। जब 2017 का एक्ट बना था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी। उसमें पीटीआई, हर पार्टी जो है, मेजर पार्टी जो भी पार्लियामेंट में थी या अपोजिशन में थी, वो इसमें शामिल थे, क्योंकि 5-6 जो कवानीन थे इलेक्शन के उनको रिपील करके एक कंप्रिहेंसिव जो है 2017 का एक्ट बनाया गया। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त ये एक सजेशन दी या प्रपोजल दी या उनकी ख्वाहिश थी कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इंटरनल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है या विद इन द पार्टी है उनको सुपरवाइज कर सकें। तो किसी भी पार्टी ने उनकी ये बात नहीं मानी कि आपको हम इतना राइट दें कि आप हमारे इंटरनल मामला में इंटरफेयर कर सकें, और आपका काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है, जिस तरह अली ने कहा है कि वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन कराना है। अब उसके बाद ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो इलेक्शन है वो आइन के मुताबिक हो, उसमें ये है कि अगर जो बंदा पार्टी का हेड होगा या चेयरमैन होगा वो सर्टिफिकेट देगा 209 के तहत, जो उसके अंदर 4 चीज़ें हैं सब सेक्शन के तहत। डेट ऑफ लास्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्या है, नेम, डिजिग्नेशन एंड एड्रेसेस ऑफ द ऑफिस बेरर होंगे, इलेक्शन रिजल्ट क्या होंगे, कॉपी ऑफ पॉलिटिकल नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। ये 4 चीज़ें उसने देनी है। तो वो ये ज़रूर देख सकते हैं कि ये आया इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। अब ये देखना ये है कि आया किसी एक पार्टी को आप डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि अगर आप किसी एक पार्टी को, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि पार्टी तो मेरे ख्याल में अली साहब इससे एग्री करेंगे कि किसी भी पार्टी में इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं होते, क्योंकि इनकी पार्टी में जब जस्टिस वजीउद्दीन साहब और अपने अमन क्या है नूरानी साहब ने कोशिश की तो उन दोनों को रिजाइन देना पड़ा। ये तमाम, ये इनकी पार्टी की बात नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में अब कौन इमरान खान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ सकता है, या दूसरी पार्टी के मौलाना फजल रहमान साहब हैं या दूसरी PMLN के जो हेड होते हैं उनके सामने कोई बंदा खड़ा होकर कह सकता है जी कि मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ता हूँ, या दूसरे जो ओहदेदार होते हैं नीचे, जनरल सेक्रेटरी, ये सारे इलेक्शन जो है इन पार्टियों में इस तरह होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो है वो किसी एक पार्टी को डिस्क्रिमिनेट या टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने देखना है
तो फिर इस या तो इस लॉ के अंदर जहांगीर साहब, यहाँ आप अगर इजाजत दें आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ अहमद बिलाल महबूब साहब जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि सर शायद मसला ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इतना तफसील प्रोवाइड की है कि वो इलेक्शन कैसे होना है कि दिस इज व्हाट हैज गॉन अगेंस्ट देम। ये मैं अली जफर साहब से भी पूछूंगी, बट क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं सब जमातों का, तो ये उन्होंने बार बार हाईलाइट किया है कि बाकी जमातें जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस में इतनी तफसील मौजूद नहीं है जितनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खुद डाल दी है कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए। ये बात ठीक होगी ना जी, मैंने अभी डिटेल इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा जिसकी मैं हम डिस्कस कर सकें इसके, लेकिन ये जब शुरू में इनका इरादा यही था कि इस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा फेयर इलेक्शन होगा, जो बंदा नीचे से आएगा वर्कर ऊपर पे टॉप पे जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इस तरह पार्टी जो अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दिया है तो उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। ये तो बात इनको मानी चाहिए, मेरिट इनको मानी चाहिए, वरना अली जफर साहब हो सकता है आज पार्टी के परमानेंट चेयरमैन होते, या जस्टिस वजीउद्दीन होते, या अहमद खान होते। जिन लोगों ने देखा ना, ये एक बंदे का एक कोई शख्सी पार्टी या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो होती नहीं है कि एक पार्टी जो है वो फॉरएवर रहे। उसके अंदर कोई भी कॉम्पिटेंट बंदा जो है वो इलेक्शन लड़के आगे पार्टी की जो टॉप टियर है उस पर आ सकता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मुल्क के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा रवाज नहीं है कि अगर मतलब है ठीक है वो फैमिली के लोग वो तो ये कहते हैं जी कि हम मेरिट पे आते हैं, क्योंकि वो फैमिली के लिए ज़ाहिर है वो भी काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो हमारे इस तरह इन्होंने हो सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी चीजें डाली हो, कोई एक डिफरेंट कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं। अली जफर साहब, सर आपने कहा कि ये इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, तो सर एक तो यही पॉइंट जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा हाईलाइट किया है कि वो कहते हैं आपने इतनी तफसील डाल दी है कि जो यार्ड स्टिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बनाई है अपने ही इलेक्शंस के लिए वो बाकी जमातों से बहुत मुख्तलिफ है। और दूसरा सर, पेशावर हाई कोर्ट के भी जो रिमार्क सामने आए थे तो लग ये रहा था कि वो उसके वो टेक्निकल साइड भी देख रहे हैं कि जी आपने शो कॉज इशू किया कि नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकला से पूछा आपने बताया नहीं, तो क्या ये तो नहीं कि उन्होंने टेक्निकल इश्यूज देखे, आप इस वक्त देख रहे हैं उसको इस तरह के इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है? जी देखिए, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो लेजिस्लेचर है उसने एक इख्तियार देना होता है किसी भी इदारे को कि आपके पास ये इख्तियार है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस देख सकें। वो बड़ा सिंपल है, 4 लाइनों में ये कहना होता है। इलेक्शन एक्ट इतना तफसील से है, जब आपका कोई डिस्प्यूट आता है इलेक्शन का, प्रोविंशियल असेंबली का या नेशनल असेंबली का, तो बाकायदा एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है, उस पर बताया हुआ है कि किस तरह आपने जाना है, किस तरह पिटिशन फाइल करनी है, किस तरह उसका ट्रायल होगा, उसकी अपील कहाँ होगी। तो ये बड़ा आसान तरीका था लेजिस्लेचर के पास कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देना था कि आप कोई काम कर लें, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देख लें, तो वो दिया जा सकता था। लेकिन लेजिस्लेचर ने समझा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऑटोनॉमी है एक पॉलिटिकल पार्टी की, जो इंडिपेंडेंस है, जो आज़ादी है, वो फिर एक तरह इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया में आप देखें कि ये इख्तियार नहीं दिया गया। अब जहाँ तक ये ताल्लुक है कि उन्होंने शो कॉज नोटिस नहीं दिया, वो सारी चीज़ें भी बिल्कुल मैंने पॉइंट आउट की थी, और ये भी कहा था कि जहाँ तक जो एक मिनिमम तकाजा है इंसाफ का, मिनिमम प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट्स हैं वेबसाइट पे डालने के लिए एक और सिंबल देने के लिए, वो भी पूरी नहीं की गई, जिसमें शो कॉज नोटिस और ये सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं कानून की, वो भी पूरी नहीं की। तो ये भी एक फंडामेंटल डिफेक्ट है इस ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइंड मेरा ख्याल है ये फैसला है। जब आएगा डिटेल्ड ऑर्डर फिर देखेंगे और उस पर तबसरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने आइन की बात की, आपकी बात दुरुस्त है और बिलाल साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं कि बड़ा डिटेल्ड आइन है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक तरह से एक प्राइवेट एसोसिएशन है, सिटीजन्स इकट्ठे होते हैं, उसके मेंबर्स बनते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। और उसका असूल ये है कि अगर किसी भी मेंबर को, ये आम पब्लिक नहीं आ सकती, किसी भी मेंबर को अगर कोई पार्टी पसंद नहीं वो छोड़ सकता है, और अगर वो पार्टी में रहना चाहता है और उसका ख्याल है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रही या उसकी कोई तामील नहीं हो रही, तो उसके पास एक सिविल कोर्ट है
जहां जाके वो अपना प्ली को ले जा सकता है और जाके वहां फैसला करा सकता है। और ये ऐसी बातें हुई हैं, पूरी दुनिया में हुई हैं, जहां एक ग्रुप कहता है कि हम इस पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरा कहता है हम करना चाहते हैं, और फिर उनका आपस में झगड़ा फाइनली रिजॉल्व होता है अदालतों में जाके। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई इससे ताल्लुक नहीं, और इलेक्शन कमीशन को इससे दूर रखा गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो छलांग मारी, और जिस तरह दून साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने छलांग मारने के बाद एक पार्टी को सिलेक्ट किया, तो मेरा ख्याल है यहाँ उन्होंने बड़ी मेजर डिस्क्रिमिनेशन की और बड़ी एक गैर कानूनी हरकत की। मसला आरफा पता है क्या है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? ये सारा जो इशू बन रहा है पीटीआई का, ये इलेक्शन कमीशन जो कोशिश कर रही है कि इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए, इसका जो मेन इसका वजह है ना, वो वजह ये है, और उसका हम कुछ कर नहीं सकते। वजह ये है कि वो पीटीआई की पॉपुलैरिटी, पीटीआई इतनी पॉपुलर है कि उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। अगर हिस्सा ले तो फिर वो डायरेक्टली ना ले सके, वो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स से बाहर, सियासत से बाहर रह के हिस्सा ले। तो ये आज आप देखें कि आज इतने सारे लोगों ने जो बात की है, मेरे से भी फोन आए हैं, सब कह रहे हैं कि हमें, ये बेशक पीटीआई के अगेंस्ट भी हों, वो लोग जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सर हमें बड़ा खुशी हुई, क्योंकि अब इस इलेक्शन की कोई लेजिटिमेसी आ गई है। क्योंकि पीटीआई के बगैर और सिंबल पीटीआई को दिए बगैर, पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखे बगैर, ये इलेक्शन तो एक तरह से बेकार था। ये तो एक एक्सरसाइज ऐसी थी जिसको कोई नहीं मानता। तो ये सर, अब आपने सियासी स्टेटमेंट क्योंकि दे दी, अब तो अब मुझे आप इजाजत दें कि मैं यही सियासी स्टेटमेंट जो है जहांगीर जदून साहब के पास भी लेके जाऊं। वो पता नहीं कितने कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल होंगे। जदून साहब, अली जफर साहब ने जो बात की कि बहुत मकबूल हो गई है जमात, मसला ये है, तो सर अगर इतनी मकबूल हो गई है तो फिर मसला यहाँ तो नहीं हल होगा ना कि पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, एने तो फिर सौखी जिंदगी नहीं हो सकती सियासतदाना दी। नहीं, वो तो डेफिनेटली देखें, अगर ये कहते हैं सोशल मीडिया पे जब तक देखें ना वोट काउंट होंगे, फिर वोट के बाद जब इलेक्शन आएगा तो जो एक्सपेक्टेशन है इनकी या दूसरी पार्टियों की, तो उसको तो पता चलेगा। अब वो कहते हैं घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। अब इनको इनकी मतलब है, ये भी इनकी हो सकता है अगर इनको ये बैट ना मिलता, ये कहते हैं जी हमें बैट नहीं मिला, हमें इस वजह से पार्टी जो है, चलो अब इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है, तो अब तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है। और इलेक्शन जो इनके पेपर आरओ ने रिजेक्ट किए हैं, वो तकरीबन 90-95% जो है तमाम लोगों के पेपर वो भी एक्सेप्ट हो चुके हैं। और मेरे ख्याल में इनको जो ये चाहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, वो मतलब है इनको काफ़ी हद तक मिल चुका है। और बाकी तो आपको टक टुक वो कहते हैं लगी रहती है कुछ ना कुछ, जो लोग पोजीशन में होते हैं, जो इक़्तिदार में होते हैं, या जिन लोगों के साथ बाज़ औक़ात नहीं बनती, तो वो थोड़ा बहुत तो हर पार्टी के साथ जो है ना, बल्कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा होता है। 2017-18 में तो आप देखें बिल्कुल जो है, आप सेंटर, अली साहब आप खुद सेंटर हैं कि 14 सेंटरों से आप देखें वो उनके सर्टिफिकेट वापस ले लिए, सिंबल वापस ले लिए, उनका आप आज़ाद इलेक्शन लड़े, ये बंदा ना टिकट जो है प्रेसिडेंट ऑफ जो पार्टी है ये। और उन्होंने ये प्रॉक्सी पिटीशन पीटीआई वालों ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साकिब निसार से डिसीजन लिया था कि ये इस तरह, ये तो देखें ना, इन्होंने खुद सारा प्रेसिडेंट या राय खुद इमवार की हुई है। अब हर चीज़ की जिस वक्त भी जाएंगे इनकी वीडियो चेयरमैन साहब पीटीआई के निकालेंगे, वो उस पर कोई ना कोई तबसरा कर रहे होंगे। ये इदारों का ये नहीं होना चाहिए, इदारों का वो नहीं होना चाहिए। इदारे फिर ये खुद ही कहते हैं जी इदारे जो है वो बंदों को बजट पास करने के लिए लाते हैं, इस काम के लिए लाते हैं। मतलब इतना स्पेस दिया है इदारों को इन्होंने कि जिसका आप अंतहा नहीं है कि, और उनकी सब, मैं नहीं कह रहा हूँ ये आप किसी वक्त भी उनका इंटरव्यू किसी चीज़ पे भी अगर आप नहीं नशर कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखें तो वो मौजूद है कि वो खुद ही चीज़ें करते रहे हैं कि जी मुझे तो कोई गम नहीं था, लाने वाले लोग लाते थे। और कई एमएनए ने इस्लामाबाद में कहा जी हम आते नहीं थे, लेकिन हमें लाया गया। तो सर कोई बात नहीं, फिर दूसरी साइड के साथ भी ये सब कुछ हो गया, वो जिन्होंने स्पेस नहीं देनी थी उन्होंने भी स्पेस दे दी है। अली जफर साहब, ये जो फर्क अब कम ही रह गया ना सर, वो अगर एक तरफ लाए थे, जहाज उड़े थे, इंडिपेंडेंस आए थे, तो आप देखें दूसरी तरफ भी लोग उसी तरह लेके जा रहे हैं और उसी तरह सबकी सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है। अली जफर साहब, जहांगीर जदून साहब की ये बात बहुत अहम है, वो कह रहे हैं कि अब आप शायद गालिबन जिस तरह अब 90% से ज्यादा आप लोगों के जो लीडर्स हैं उनके पेपर्स भी एक्सेप्ट हो गए हैं,
अब सर, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड की जो शिकायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एड्रेस हो गई है सुप्रीम कोर्ट में? अगर आगे समाअत होती है तो अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां कोई अपने मौक़िफ़ में तब्दीली हमें नजर आएगी? जी देखें, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है इलेक्शन से, वो है कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनको वोटर्स तक जाने का हक हो। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक ये वाला एस्पेक्ट है इलेक्शनिंग का, प्राइमरी जिम्मेदारी इसकी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो इसकी आती है इलेक्शन कमीशन पे, जो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। ये हकीकत है कि हमारे जो कैंडिडेट जिनके नॉमिनेशन पेपर्स पहले आरओ ने रिजेक्ट किए और उसके बाद उनको एक्सेप्ट किया अदालतों ने, और वो अब वापस कर सकते हैं, अपनी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, वो उनका जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट अहम काम है कि वो इलेक्शनिंग कर सकें, यानी कैंपेनिंग कर सकें, लोगों तक जा सकें, जल्द से जुलूस कर सकें, वो तो अभी तक नहीं मिला। तो जब तक वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। सर, वेरी क्विकली फॉलोइंग अप ऑन दिस क्वेश्चन, जैसे पिछली दफे भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब आप जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इस इशू पे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अब इंस्ट्रक्शंस दे इलेक्शन कमीशन को? वहां भी मसला हो जाता है, क्योंकि आईनी इदारा तो इलेक्शन कमीशन भी है, इतना माइक्रो मैनेज तो कोर्ट्स को भी नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप आरफा, मेरी व्यू यही है कि इलेक्शन की माइक्रो मैनेजमेंट तो कोर्ट नहीं कर सकता, ना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना हमें कोर्ट पे ये बर्डन डालना चाहिए। ये इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्रिएट हुआ है, जिसका काम ये है, लेकिन बदकिस्मती से एक इशू ऐसा आ गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक राइवल बन गया है एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई का। अब वो अगर हमने उनको डिमांड्स की हैं लेकिन वो नहीं मान रहे, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन शायद देना ही पड़े। कम से कम हम तो इल्तिजा करेंगे कि डायरेक्शन दिया जाए, लेकिन तब भी मैं कहूँगा इसके बावजूद मेरी ज़ाती राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इसको मॉनिटर। बहुत शुक्रिया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ही हवाले से, और जो आज एक जज साहब ने, जिनका केस चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने इस्तीफ़ा अपना सामने आ गया है उनका। स्टे विद अस। हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, बहुत से अहम केसेस वहाँ चल रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी अपने भी कुछ हम कह सकते हैं चैलेंजेस हैं, उनमें से एक था जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के रेफरेंसेस हैं, उनमें से जस्टिस मुजाहिर नकवी जिनके खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी था, उनका आज इस्तीफ़ा सामने आ गया है। ये जो केस ज़ेरे समात था, इसके ऊपर लग रहा था कि मसाइल भी रहेंगे। जज एजाजुल हसन साहब की तरफ से भी कुछ ख़त उन्होंने जो लिखे वो सामने आए। अब उन्होंने मुजाहिर अली नकवी साहब ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ नकवी साहब को भिजवा दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब यहाँ काम करना मुमकिन नहीं रहेगा। फिर उन्होंने जो अब इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं उनकी तरदीद भी की, और ये भी कहा कि जो अटॉर्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है उस पर भी उनको एतराज़ है। उन्होंने कहा कि शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने से पहले ही जो गवाह हैं उनको तलब कर लिया गया था, और ये भी खिलाफ कानून है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाज खान साहिबा, सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करती हैं। वेलकम टू द शो मरियम साहिबा। जी बताएं, कितना ये अब सरप्राइज था आप जैसे लोगों के लिए जो बहुत क्लोजली ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं, और आप के पास बहुत सी ऐसी इत्तलात भी आती हैं जो हम जैसे लोगों तक नहीं पहुंचती जब तक वो ऑफिशियल नहीं हो जाती। जी देखिए, सरप्राइजिंग इसलिए था कि ये जो इस्तीफा था ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नवंबर में, और ये इस्तीफा आया जनवरी के भी दूसरे हफ्ते में जाकर, और ऐसे टाइम के ऊपर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये कार्रवाई अब चलने ही लगी थी, बाकायदा तौर पर इसका आगाज होना था। कल के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास मुलतवी किया गया था। शो कॉज नोटिस का जवाब भी जस्टिस मुजाहिर नकवी ने
जो है वो जमा करा दिया था, लेकिन शायद उनको उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच से थी, जो उनके केस की समाअत कर रहा था, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे और जिसमें गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चलने वाली कार्रवाई पर स्टे भी माँगा था। लेकिन जब वो नहीं मिला तो ज़ाहिर है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने दिफ़ा के लिए एक बहुत बड़ी लीगल टीम हायर की थी। यानी मखदूम अली खान उनके वकील हैं, ख्वाजा हारिस उनके वकील हैं, लतीफ़ खोसा उनके वकील हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र उनके वकील हैं। ये तमाम वो वकील हैं जो अमूमी तौर पर अपने केसेस हारा नहीं करते, या अगर वो अदालत में मौजूद हो तो एक भारी और मजबूत केस का अपना दिफा करते हैं। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शायद जब ये इस बात का यकीन हो गया कि तमाम तर दरवाजे उनको जो रिलीफ मिलने के हैं वो बंद हो गए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसमें उन्होंने कोई वजूहात नहीं बयान की, सिर्फ इतना कहा है कि वो मौजूदा सही। सूरत हाल में मजीद अपना काम जारी नहीं रख सकते। अच्छा मरियम साहबा, ये बताइएगा, जो आपने कहा कि आप लोग इसको नवंबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो नवंबर में जब ये इस्तीफा आना था तो तब भी बज़ाहिर अली नकवी साहब को लगा होगा कि सब दरवाजे बंद हो गए, मगर फिर कोई तब्दीली वहां हुई? उनको क्यों लगा, या ये 2 और महीने या 1.5 महीना उन्होंने क्यों गुजारा, किस उम्मीद पे या क्या सोच कर गुजारा? देखिए, जजेस के दरमियान में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक धड़ेबाजी की बात होती रही है। तो हमारे ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को उनके कुछ करीबी जजेस दोस्तों ने ही इस्तीफे से मना किया था, और इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर नकवी इससे पहले जब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये कार्रवाई का जो अमल है, इसका आगाज़ बेसिकली फरवरी 2023 से हो चुका था। तो तमाम तर जो इल्ज़ामात थे उनमें ख़ास तौर पर ऑडियो लीक्स का मामला और कुछ प्रॉपर्टीज़ की दस्तावेज़ात का मामला था, जो कि बहुत ओपन एंड शट मामलात थे और उन पर सबको मालूम था कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकेगी। इसलिए जब नवंबर में उन्होंने ये ऑप्शन उनके सामने था कि वो इस्तीफ़ा दे दें, और ये बहुत ज़्यादा उन दिनों भी ये बार-बार बात होती थी कि शायद आज इस्तीफ़ा आ जाए, आज आ जाए। लेकिन फिर नवंबर में उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको कुछ यकीन दहानी ये कराई गई थी कि कोशिश की जाएगी कि उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसे रोक दिया जाए। लेकिन जब वो तमाम तर यकीन दहानियाँ नहीं कारामद हो सकी, तो फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई से ठीक 1 दिन पहले अपना चलिए, इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है, और ज़ाहिर है इस्तीफे की सूरत में जज को पेंशन और मराहत तो मिल जाया करती हैं, तो वो उन्हें मिलेंगी, लेकिन मरियम फिर अब साहबा, देखना है वेरी कि क्विकली, वी सुप्रीम आर कोर्ट रनिंग क्या आउट ऑफ टाइम, मुझे बताएं इसका जो धड़ेबाजी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे क्या असर होगा? देखिए, जैसे कहा जाता था चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के साथी जजेस हैं, और जस्टिस बंदयाल के ज़माने में कहा जाता था कि उनके साथी जजेस हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से ज़ाहिर है कि जो जस्टिस बंदयाल वाला धड़ा था एक, वो थोड़ा-सा कमज़ोर हुआ है क्योंकि उन जजेस की तादाद अब कम रह गई है, और मुस्तकबिल में जब जस्टिस एजाज़ुल एहसन अगर चीफ जस्टिस बनते हैं, तो फिर उस सूरत में उनके पास कम सपोर्ट होगी जजेस की। जिस तरह की ये धड़ेबाज़ी की बात हो रही है, अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू करती है, तो ज़ाहिर है कि वो जो धड़ा है वो ज़रा कमज़ोर हुआ है, क्योंकि उनके एक साथी जज ने आज रिज़ाइन दे दिया, और वो रिज़ाइन ऐसी सूरत में दिया जब उनके खिलाफ बाकायदा मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से, और मानसेरा में कौन किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मानसेरा का। इलेक्शंस अब ऑब्वियसली तकरीबन महीना रह गया है, सब लोगों के पेपर्स जो है वो जमा हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रहा है कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। नवाज शरीफ साहब इस दफ़े लाहौर से तो इलेक्शन लड़ ही रहे हैं, मगर साथ में उन्होंने ये भी फैसला किया है कि वो मानसेरा जो शहर है उसका हल्का NA-15 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। मानसेरा शहर में 2 सीट्स हैं, NA-14 और NA-15। ऑब्वियसली ये हज़ारा डिवीज़न का वो इलाका है जहाँ से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हमेशा यहाँ एक अपनी इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा के जो शौहर हैं कैप्टन सफ्तर, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और ये अब नवाज़ शरीफ साहब भी इस दफ़े यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2018 में इसी हल्के से PMLN के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को 15,000 के वोट से शिकस्त दी थी। आज़म स्वाति साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा था कि वो भी नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे, बट उनके पेपर्स यहाँ से रिजेक्ट हो गए। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सार अहमद खान साहब, नुमाइंदा हैं डॉन के,
मानसेरा से। वेलकम टू द शो सर। जी सर बताएं, कोई क्या इतलात है? बहुत सेफ सीट है, इसलिए नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया? इस तरह जी कि ये नून जो है पिछली दफा 2018 में भी यहाँ पे कैप्टन सफ्तर हैं जो मियां नवाज शरीफ के दामाद हैं, उनके भाई सजाद ने ये नशिस्त जीती थी, यानी 15 जिसको बोलते हैं। दूर अफ्तादा इलाका है मानसरा, और इसके साथ जो मलिका तोरगर की जो एक ट्राइबल बेल्ट हुआ करता था किसी वक्त, ये एक वो पट्टी, और यहाँ पे तो हम महफूज बिल्कुल कह देना जो है इन मौजूदा हालात में इस तरह तो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे मुकाबला मुतवक्के है और मुकाबला होगा। इस हल्के से आजम स्वाति साहब जो पीटीआई के सेनेटर हैं, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे। तो हम उनकी रिटर्निंग अफिसर ने उनके कागजात जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। फिर उसके बाद रीजनल जो पेशावर हाई कोर्ट का रीजनल जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल है एबटाबाद में, उसने भी उस फैसले को बरकरार रखा है। तो हम आजम स्वाति के वकला का कहना है कि वो इसको डिवीजनल बेंच में जो है दोबारा इसको उसको चैलेंज करेंगे, और उनको उम्मीद है कि वो आजम स्वाति जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो हम इस दौरान आजम स्वाति जो है वो उन्होंने जी फरमाएं सर, आप जुमला मुकम्मल करें। इस तरह के आजम स्वाति ने जब उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं, उस वक्त जो है उन्होंने यहाँ पे एक साबका सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं शहजादा गुस्तासफ खान, कई दफा वो मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका नाम जो है तजवीज किया है कि अगर मैं यहाँ इस नशिस्त से नायल हो जाता हूँ और मुझे इजाजत नहीं मिलती तो वो उनकी जगह जो है NA-15 से इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसी NA-15 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबका जो MNA थे, जो आजाद जीते थे NA-14 से, और उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी, वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मरकजी सदर हैं सालिम अहमद खान। इस नशिस्त से उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं, और इसी तरह सालिम अहमद खान ने NA-14 से भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। तमाम कैप्टन सफ्तर ने कहा है कि सालिम अहमद खान जिनकी साबका वाबस्तगी पाकिस्तान, अच्छा सर मुझे ये बताएं, यहाँ से विड्रा करेंगे। हम अभी तक उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया। अच्छा मुझे सर ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अपनी पोजीशन 2018 के बाद मजबूत की है, जिस तरह बाकी मुल्क में एक उनकी पॉपुलैरिटी या मकबूलियत हमें नजर आ रही है, यहाँ भी कोई फर्क पड़ा है? देखिए, जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो उसकी मकबूलियत जो है वो जिस तरह रोज़े रोशन की तरह यहाँ पे भी जो है बड़ी नुमाया है। तो हम एक बात जो यहाँ पे आ रही है कि जो सालिम अहमद खान थे, जो उनके एक लीडर थे पीटीआई के, और फिर उन्होंने आजाद जीत के पीटीआई को शामिल हुआ, फिर उसके पार्लियामेंटेरियन भी रहे, पार्लियामानी लीडर भी रहे हैं वहां पे, वो जो है इस पार्टी जो है वो अब पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो गए हैं। इस हवाले से अब वो जो पुरानी उनकी हैसियत थी जिसमें उनको एक जो विनिंग हॉर्सेस में शामिल हुआ करते थे, वो इस वक्त उनके पास वो मोहरा नहीं है। हम अब ये कि उनके जो आजम स्वाति की जगह जिस तरह अगर आजम स्वाति हैं वो भी एक जो मजबूत उम्मीदवार हैं, इसी तरह अगर NA-14 में देखा जाए, अगरचे यहाँ पे इमरान सलीम स्वाति जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नए जो हैं वो उम्मीदवार हैं, तो हम पार्टी पोजीशन यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा, इनकी भी जो है सपोर्ट ज्यादा है। हम NA-14 के हल्के से बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।